ठीक। हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे सीटेट के लिए दूसरा चैप्टर पैडागोगी के। तो चैप्टर का जो नाम है वो है लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और चिंतन से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो भाषा और चिंतन जो है वो क्या चीज़ हैं उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और यहाँ से भी आप देखिए कि सीटेट के विगत जो एग्ज़ाम हुआ है वहाँ से भी इस अध्याय से 2011 में एक प्रश्न, 2012 में 3 प्रश्न, 2013 में एक प्रश्न, 2015 में एक प्रश्न, 2016 में 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो जब 16 में पूछा गया है उसके बाद जो है 2022 में भी जो होने वाले एग्ज़ामिनेशंस हैं सीटेट के वहाँ पर भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए एक एक चीज़ों के बारे में हम जानते हैं और उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट जो विगत एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो भाषा, लैंग्वेज भावों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम मनुष्य पशुओं से इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उसके पास जो हैं वो अभिव्यक्ति के लिए एक ऐसी भाषा है जिसे लोग समझ सकते हैं। लेकिन मानव, वहीं पे अगर बात किया जाए जानवर के बारे में तो जानवर क्या बात करता है वो हमें नहीं पता। और मनुष्य जो है वो कुछ बोलता है तो दूसरे तक उसे समझ में आ जाता है कि क्या बोलना चाह रहा है। इसी बातों को क्या कहते हैं, भाषा। भाषा वही चीज़ है कि उसको मतलब कोरिलेट करता है एक दूसरे से। तो भाषा बौद्धिक क्षमता की भी अभिव्यक्ति करती है। बहुत सारे लोग वाणी एवं भाषा दोनों को प्रयोग एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में करते हैं, परंतु दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है। तो कहने का मतलब भाषा और वाणी दोनों को एक दूसरे से कहता है कि सेम है, लेकिन उन दोनों के बीच में अंतर है। हरलॉक के द्वारा कहा कि दोनों शब्दों को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया है। भाषा में बातचीत के वे सभी साधन आते हैं जिसमें विचारों एवं भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, जिससे कि अपने विचारों एवं भावों को दूसरे से अर्थपूर्ण ढंग से कहा जा सके। लेकिन वहीं पे वाणी के बारे में बात किया जाता है। बात समझ में आ रहा है कि मतलब भाषा बोलने से किसी के विचार और भाव के बारे में पता चल पाता है। ठीक है, प्रतीक है वो। लेकिन वाणी जो है वो भाषा का एक स्वरूप है जिसमें अर्थ को दूसरों के अभिव्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनियाँ या शब्द उच्चारित किए जाते हैं। वाणी भाषा का एक विशिष्ट अंग है, लेकिन भाषा व्यापक सम प्रत्यय है। वाणी भाषा का एक माध्यम है। वाणी भाषा का माध्यम है। भाषा का जो वाणी है, आपका टोन जो है वो कैसा क्या है। ठीक है, दूसरों के जो अभिव्यक्त करने के लिए जो कुछ स्पेशल ध्वनियाँ जो यूज अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं कुछ बता रहा हूँ, दिस इज़ कॉल्ड द लैंग्वेज। बट अगर मैं किस टोन में बता रहा हूँ, मेरे क्या प्रोसेस है बताने का, उसके बाद मेरे स्वर कितना, क्या आपका ध्वनि क्या इंटरेस्टेड लग रहा है कि नहीं लग रहा, ये ही ध्वनियाँ है, ये साउंड है। ठीक है, वाणी है। अब चलिए बात करेंगे हम बालकों में भाषा का विकास। ठीक है, इनसे रिलेटेड, क्योंकि हम जो पढ़ने वाले हैं वो पैडागोगी हैं, बाल विकास से रिलेटेड चीज़ें पूछा जाता है। तो बालक के विभिन्न जो है बालक के विकास के विभिन्न आयाम होते हैं। भाषा का विकास भी उन्हीं आयामों में से एक है। भाषा को अन्य कौशलों की तरह अर्जित किया जाता है। यह अर्जन बालक के जन्म के बाद ही आरंभ हो जाती है। जन्म के बाद ही जो है ये चीज़ें जो हैं वो अर्जित करना स्टार्ट कर देते हैं। अनुकरण, वातावरण के साथ अनुक्रिया, शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग विशेष भूमिका निभाती है। तो भाषा के भाग के बारे में हम बात करते हैं। तो अध्ययन के दृष्टिकोण से जो है वो भाषा को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला है स्वनिम। ठीक है, तो स्वनिम क्या होता है? यह ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
कि साउंड की सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, तो स्वनिम, ठीक है, फोनेम कहते हैं उसको। तो जिनका अपने आप में कोई विशेष अर्थ नहीं होता, लेकिन यदि हम स्वनिम को किसी शब्द के साथ लगा देते हैं तो उसका एक अर्थ परिवर्तन हो जाता है। जैसे अ, आ, ई, हर्षी, दीर्घी। अ का खास कोई अर्थ नहीं है, बट अगर कहीं पे अ लग जाए, जैसे संभव है, तो संभव में अगर अ लग जाए तो असंभव, मतलब वो काम संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ये एक वर्ड जो है वो बहुत बड़ा चेंजिंग कर देता है, उस शब्द जो संभव था उसके अर्थ को बदल देता है, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है, स्वनिम है, और ये एक यूनिट है, भाषा के एक यूनिट है, स्मॉल यूनिट है, ठीक है। अब चलिए दूसरा बात जो है वो है रूपिम। दूसरा जो है वो है रूपिम, ठीक है, दूसरे का नाम है रूपिम। अब चलिए रूपिम क्या है, मॉर्फेम कहते हैं इसको। रूपिम शब्द का छोटा रूप है। जब बच्चे को स्वनिम का ज्ञान हो जाता है, स्वनिम का मतलब छोटे छोटे वर्ड का, तो वह शब्दों को सीखना प्रारंभ कर देता है। बौद्धिक विकास पूर्ण ना होने के कारण वह छोटे छोटे शब्दों को बोलना सीखता है, ठीक है। छोटे छोटे जो बौद्धिक विकास ना होने के कारण जो है वो छोटे छोटे शब्दों को बोलना सीखता है, जिनका स्वयं में भी अर्थ होता है, जैसे अच्छा, आना, तबला, मम्मा, आँख, कान, ऐसे करके। तो पहले स्वनिम, उसके बाद रूपिम, क्लियर। चलिए, तो सबसे छोटा वो, उसके बाद शब्द का छोटा रूप ये, उसके बाद आता है वाक्य विन्यास। तो ये दो चीज़ होगा, उसके बाद ही तो जो है वो तीसरे आएंगे, वाक्य विन्यास। तो भाषा का नियम वाक्य विन्यास के अंतर्गत आता है, वाक्य विन्यास के अंतर्गत आता है। वाक्य विन्यास का अर्थ होता है वाक्य की संरचना से। वाक्य विन्यास जिसमें कर्ता होता है, कर्म होता है, क्रिया होता है, ठीक है, तो इसमें तो कोई खास बात है नहीं। तो वाक्य विन्यास, तो वाक्य में तीन चीज़ें या दो चीज़ तो मिनिमम होता ही है। जैसे मैं काम करता हूँ, ठीक है, तो मैं रमेश खाना खा रहा है, रमेश खा रहा है, डेट इज़ कॉल्ड द जो है वो सेंटेंस्ड है, ठीक है। अब चलिए ध्यान दीजिए, बात कर समझिए, इस वाक्य के सभी शब्द क्रम में हैं, ठीक है। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद जो है, आप हिंदी में क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद कर्म होता है, मतलब सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, कर्म, उसके बाद वर्ब को लिखते हैं, ठीक है। तो इस क्रम में एक है, क्लियर। अर्थ विन्यास क्या होता है, सेमेंटिक जिसको कहते हैं, ये क्या होता है, जब वाक्य में दिए गए सभी शब्द अर्थपूर्ण हो तो उसे अर्थ विन्यास कहते हैं, उसका एक खास अर्थ हो। जैसे रमेश कॉफ़ी पीता है, इस वाक्य से के सभी शब्द अर्थपूर्ण हैं, लेकिन इस वाक्य को हम ऐसे नहीं बोल सकते कि रमेश कॉफ़ी खाता है, ऐसा नहीं कह सकते। इसका कोई अर्थ नहीं निकल के आता है, सटीक सही अर्थ नहीं आता है। मतलब लिखने का जो ये तरीका है, रमेश कॉफ़ी खाता है, ये कहने का जो तरीका है, आप इसको सामने वाले का कहेंगे कि क्या ये कॉफ़ी खाने वाली थोड़ी है, ठीक है। तो कॉफ़ी को खाया नहीं पिया जाता है, कहेंगे डायरेक्ट, तो इसीलिए आप पीना बोलो। तो पीना अगर आप बोलते हैं तो उसका एक खास अर्थ आता है, सेंटेंस का एक भाव पता चलता है कि कॉफ़ी पीने वाली कोई मटेरियल नॉन है। बट खाना हम कह रहे हैं, ये थोड़ा लग रहा है कि मटेरियल नॉन नहीं बल्कि प्रॉपर नॉन को भी, प्रॉपर नॉन हो कि कॉमन नॉन भी को भी हम खाना खा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होता है। अब चलिए ध्यान दीजिए, अब हम बात कर रहे हैं कि भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था कब है, मतलब भाषा जो है वो बच्चों में प्रारंभ कहाँ से होता है। इस अवस्था में एक तरह से बालक ध्वनि संकेतों से युक्त भाषा को समझने एवं प्रयोग करने में स्वयं को तैयार करता हुआ प्रतीक होता है, जिसकी अभिव्यक्ति उसकी निम्न प्रकार की कोशिश तथा प्रक्रियाओं के रूप में होती है। सबसे पहले चरण के रूप में बालक जन्म लेते ही रोने चिल्लाने की कोशिश करता है। जैसे ही जन्म लेता है तो रोना चिल्लाना स्टार्ट करता है। रोने चिल्लाने की कोशिशों के साथ ही वह अन्य ध्वनि की आवाज़ें भी निकालता है। ये ध्वनियाँ पूर्णतः स्वाभाविक हो सकता है, स्वयं द्वारा उत्पन्न हो सकता है, या प्राकृतिक नेचुरल हो सकता है। इन्हें सीखना नहीं जाता बल्कि वो ऑलरेडी उनके अंदर ये चीज़ें आ जाती है, ठीक है। अब देखिए, उपरोक्त
उपरोक्त क्रियाओं के बाद बालकों में बरबराने की क्रियाएं कोशिशें शुरू हो जाती है। बरबराने के माध्यम से बालक स्वर और व्यंजन के अभ्यास धीरे धीरे अब जो है वो निकालना स्टार्ट कर देते हैं। बालक कुछ भी दूसरों से सुनते हैं तथा जैसे उनकी समझ में आता है उसी रूप में उन्हीं शब्दों को किसी न किसी रूप में दोहराते हैं। इसके द्वारा स्वर के अ, ई, उ, ए ये सब सारे, ठीक है, तो, म, न, ई इत्यादि से पहले उच्चारित किया जाता है। हाव भाव और इशारों की भाषा भी बालकों को धीरे धीरे समझ में आने लगती है। इस अवस्था में वे एक दो स्वर या व्यंजन संधि निकाल लेते हैं, उसकी पूर्ति एवं उसके हाव भाव कोशिशों से करते रहते हैं। ठीक है, चलिए भाषा सीखने के विभिन्न साधन क्या क्या हैं। पहला, कहानी सुनकर कोई व्यक्ति भाषा समझ सकता है, बच्चा समझता है। उसके बाद प्रश्न उत्तर, ठीक है, प्रश्न उत्तर द्वारा, ठीक है, बालक अपने माता पिता के कहानियाँ सुन सुन के जो हैं वो चीज़ें बातें जो हैं वो दूध पिलाते समय, खाना खिलाते समय, ऐसे बहुत सारी कहानियाँ सुना सुना के उसको जो है वो भाषा का ज्ञान उनके माता पिता देते रहते हैं। प्रश्नोत्तर के द्वारा बालक स्वभाव से ही जिज्ञासु होते हैं, ठीक है, जिज्ञासु होता है। उसके मन में कई प्रकार के प्रश्न उत्तर आते रहते हैं। घर में रहने वाले सदस्यों से पूछता है और उनसे वो उत्तर पाता है। और इस प्रक्रिया के अंतर बालकों के ज्ञान की अतिरिक्त भाषा का विकास होता है धीरे धीरे। और ये जितना चीज़ें उनके अंदर आप आंसर दोगे उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा। और ये चीज़ें करना चाहिए हर एक माता पिता को। जितना क्वेश्चन बच्चे पूछे उसका आंसर दीजिए, उसको उस रूप में समझाते रहिए जिससे उसके क्वेश्चन पूछने की जो क्षमता है और वृद्धि हो, इंटरेस्ट जगे, वो आगे चल कर के भी इस तरह का उसके ब्रेन में चलता रहे। अनुकरण क्या होता है? इमिटेशन क्या होता है? इसका अर्थ होता है नकल करना। अनुकरण करना का मतलब होता है नकल करना। बालक अपने घर के सदस्यों द्वारा बोले गए शब्द या वाक्यों का अनुकरण करता है। इस माध्यम से भी वो अपना भाषा समझ लेता है, सुनता है। मतलब एक तो मैंने कहा आपको दो चीज़ अभी तक कहा। पहला बात क्या था कि कहानी सुनकर, प्रश्नोत्तर करके, तीसरा अनुकरण करके, चौथा बातचीत करके। बातचीत के माध्यम से भी बालकों के अंदर जो है वो अधिक से अधिक भाषा सीखने की प्रवृत्ति आती है। भाषा का महत्व क्या है? इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि, सेटिस्फैक्शंस ऑफ नीड्स एंड डिजायर। भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा, पीड़ा अथवा मनोभाव दूसरे के समक्ष व्यक्त करने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे दूसरा व्यक्ति सरलता से उसकी आवश्यकताओं को समझकर उसे संबंधित समाधान प्रदान करता है। ध्यान को आकर्षित करने के लिए भी, फॉर सीकिंग अटेंशन, तो भाषा जो हैं वो खास करके ध्यान को आकर्षित करने के लिए भी भाषा का महत्व बहुत इम्पोर्टेंट है। बालक चाहते हैं कि उनकी और लोग जो हैं वो ध्यान दें, इसलिए वो अभिभावकों से जो हैं वो प्रश्न पूछते हैं। कोई समस्या प्रस्तुत करके विभिन्न तरीकों से उनको अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। इच्छाएं एवं आवश्यकताओं की संतुष्टि, मतलब भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा, पीड़ा जो भी है इस चीज़ को जो है वो प्रदान करती है और दूसरे व्यक्ति को सरलतापूर्वक उनकी आवश्यकताओं को समझकर उससे संबंधित समाधान उसको मिलता है। ध्यान को आकर्षित करने के लिए, मतलब फॉर सीकिंग अटेंशन, सभी बालक चाहते हैं कि उनकी ओर ध्यान दे, इसीलिए वो अभिभावकों को प्रश्न पूछते हैं जिससे उनकी ओर लोग का खिंचाव हो, उनको अट्रैक्शन मिले, अट्रैक्शन हो उनका। सामाजिक संबंधों के लिए, फॉर सोशल रिलेशन, भाषा के माध्यम से ही कोई व्यक्ति जो है वो समाज के आपसी तालमेल को विकसित कर पाता है। भाषा के जरिए ही जो है वो विचारों को अभिव्यक्ति कर और समाज की अपनी भूमिका को निर्धारित करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है भाषा, ठीक है, किसी भी रिलेशंस को बनाने में, किसी के साथ आप अपनी बातों को अभिव्यक्ति रखने में, ठीक है, हर चीज़ में भाषा का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो अपने विचारों को अभिव्यक्ति कर और अभिव्यक्त कर, ठीक है, समाज में अपनी भूमिका को निर्धारित करता है। अंतर्मुखी बालक जो होते हैं तो वो समाज के कम अंतः क्रिया करते हैं, इसलिए उनका पर्याप्त जो सामाजिक विकास नहीं हो जाता है।
सामाजिक मूल्यांकन के लिए महत्व। इम्पोर्टेंस फॉर सोशल इवोल्यूशन। बालक समाज के लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करता है, कैसे बोलता है, इस प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से उसका सामाजिक मूल्यांकन होता है। ठीक है, मतलब बालक समाज के लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करता है, कैसे बोलता है, इन प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से ही उसका सामाजिक मूल्यांकन हो पाता है। अब चलिए बात हम करेंगे शैक्षिक उपलब्धि का महत्व। शैक्षिक उपलब्धि का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट। भाषा का संबंध बौद्धिक क्षमता से है, बौद्धिक क्षमता से भी है। ठीक है, यदि बालक अपने विचारों को भाषा के जरिए अभिव्यक्त, ठीक है, किसी के सामने अगर बताना चाहता है, करने में सक्षम नहीं होता, तो इसका अर्थ है कि उसकी शैक्षिक उपलब्धि पर्याप्त नहीं है। इसका मतलब है कि एजुकेशनल जो अचीवमेंट है, उसकी उपलब्धि है, वो पर्याप्त नहीं है। बौद्धिक क्षमता से यानी मतलब बालक अपने विचारों को भाषा के जरिए किसी के सामने अभिव्यक्त करने में अगर वो कैपेबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ सिर्फ, इसका मीनिंग सिर्फ यही होता है कि उसका शैक्षिक उपलब्धि पर्याप्त नहीं है। दूसरों के विचारों को प्रभावित करने के लिए भी भाषा की ज़रूरत होती है। फॉर इफेक्टिंग अदर्स आइडियाज़, यानी जिन बच्चों की भाषा प्रिय, मधुर और ओजस्वी होती है, वो उनके समूह, परिवार, समाज, व्यक्ति को प्रभावित कर लेते हैं। तो दूसरों को विचारों को भी प्रभावित करने के लिए जो भाषा है, लैंग्वेज है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, अब चलिए, अब हम बात करेंगे भाषा विकास के सिद्धांत कुछ। तो सबसे पहले जो भाषा विकास के, उसके बाद देखिए पूरी थ्योरी हम पढ़ा देते हैं, पहले समझा देते हैं आपको, ठीक है, अपनी भाषा में। और उसके बाद जो है इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन सीटेट में पूछने वाले हैं या पूछे जा सकते हैं इनसे रिलेटेड, उसके बाद प्रैक्टिस करिए। देखिए फटाफट आपके सभी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व और फटाफट आप आंसर दे भी पाओगे, आपको लगेगा कि यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं। भाषा विकास के सिद्धांत निम्न प्रकार से हैं। भाषा विकास के सिद्धांत कौन कौन सी है? पहला है बेंडूरा का सिद्धांत। ये बेंडूरा ने अपने सामाजिक सीखने के सिद्धांत में अनुकरण पर बलपूर्वक कहा कि बच्चा अपने परिवार तथा आस पड़ोस में प्रयोग किए जाने वाली भाषा को अनुकरण या नकल के माध्यम से सीखता है। बालकों के जिस प्रकार का वाक्य एवं उसको सुनने को मिलता है, वैसा वो आसानी से सुन लेता है, समझ लेता है। ठीक है, तो ये बेंडूरा ने इस बात पर भी बल दिया है कि प्रतिरूपण, मॉडलिंग भी जो है वो बच्चों के सीखने में महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस है। और तो बेंडूरा जो है उसका क्या थ्योरीज है? उनका थ्योरीज है कि बच्चे जो हैं वो खास करके समाज के अंदर या अपने घर के माहौल के अंतर्गत, जो माहौल उनके घर में होता है, जो खास करके उसके जो भी कल्चर होता है, जो भी उनके घर के अंतर्गत जो भी चीज़ें होती है, उस चीज़ को नकल करता है, अनुकरण करके जो है वो सीखता है। और उनके अंदर जो है वो भाषा का जो है वो विकास होता है। तो अगर क्वेश्चंस आ जाए कि किसने ये सिद्धांत दिया था कि अनुकरण के द्वारा होता है, तो ये आप बेंडूरा में आप मारोगे। ठीक है, ओके। परिपक्वता का सिद्धांत, ठीक है, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे परिपक्वता का सिद्धांत। परिपक्वता का मतलब क्या होता है कि भाषा परिपक्वता का तात्पर्य है भाषा अवयवों एवं स्वरों को नियंत्रण होना, बोलने में जिह्वा, गला, तालु, होठ, दांत, स्वर, यंत्र ये जिम्मेदार होते हैं। बोलने में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होता है, गाल का, तालु का, होठ का, दांत का, स्वर का, जो भी इनमें से किसी भी प्रकार की कमजोरी या कमी होने पर वाणी को प्रभावित करती है। ठीक है, आपको वो इफेक्टिंग नहीं हो पाएगा, वो प्रभावित लोगों को नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर इनमें से किसी भी तरह की चीज़ें अगर नहीं है, दांत नहीं है, तो अब बोल रहे हो श, तो आपको बोला है श। ठीक है, ट बोल रहे हो ट निकल जाएगा हवा।
ठीक है, आगे से हवा निकल जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाता है। बुढ़े को आप देखे होंगे, जो ओल्ड एज के जो व्यक्ति होते हैं उनके साथ आप परेशानी, इस तरह की परेशानी आप देखते होंगे कि हो जाता है। आप गाना गाने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अगर किसी तरह का जिह्वा नहीं है, फिर आपको पता है कि कैसे करके बोलेंगे लोग, ठीक है। श्वास तंत्र मतलब हर तरह से जो है ये सब सारे चीज़ें, अंग जो हैं वो हमें इफेक्टिंग डाल रहा है, आपके बोलने की प्रोसेस जो है वो प्रभावित इफेक्टिंग होता है ये सब सारे। तो इन सभी अंगों में जब परिपक्वता होती है तो भाषा का एक जो है अभिव्यक्ति बहुत अच्छा होता है, अगर आपके ये सारे चीज़ें अच्छे हैं तो। उसके बाद है अनुबंध का सिद्धांत। ये क्या है? भाषा विकास में जो अनुबंध का साहचर्य का बहुत योगदान है, ठीक है। अनुबंध का भी जो है वो बहुत बड़ा योगदान है। भाषा के जो अनुबंध का साहचर्य है उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। जैसे शैशवा अवस्था में जब बच्चे शब्द सीखते हैं तो सीखना अमूर्त होता है, ठीक है, अमूर्त होता है, नहीं होता है, बल्कि बच्चा किसी मूर्त वस्तु से जोड़कर उन्हें, मतलब उसे लिख करके आपको बताओगे तो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकता, बच्चे उतना ज़्यादा। लेकिन आप देखोगे, अगर आप मुझे पढ़ाना है सेव, ठीक है, आप बता रहे हो, बोलना चाह रहे हो ए फॉर एप्पल, तो फिर अगर इफ़ यू हैव ए एप्पल इन योर हैंड, और उसके बाद अगर फिर आप उसे अगर लुक एट योर पिक्चर और बार बार उसे आप जिक्र करो कि ये सेब है, एप्पल एप्पल है फॉर एप्पल एप्पल, तो वो उसके अंदर वो जल्दी सीखेगा, ठीक है। इसको आप कहते हैं अनुबंध का सिद्धांत। तो किसी भी मतलब बच्चे को, ठीक है, वस्तु को जोड़ के, अगर किसी वस्तु को जोड़कर वो आप खुद भी बात कर सकते हो। अभी अभी अगर आप पढ़ रहे हो और किसी चीज़ को रिलेट कर करके करोगे याद, तो वो जल्दी हमारे दिमाग में सेट हो जाता है और उसको आप समझा भी सकते हो, ठीक है, वो याद भी रहता है ज़्यादा दिनों तक। क्लियर? तो किसी भी चीज़ को, और इसको अगर विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति को साहचर्य को स्थापित करके अभ्यास किया जाए, अभ्यास हो जाने पर वो जो वस्तु है या व्यक्ति है वो उपस्थित संबंधित शब्द से संबोधित करता है। अनुकरण का सिद्धांत क्या होता है? अगर अब मेरा टॉपिक है कि अनुकरण का सिद्धांत क्या होता है, तो जो जैपनीज, शर्ली, कर्टी, वैलेंटाइन आदि जो मनोवैज्ञानिकों के अनुकरण द्वारा भाषा सीखने पर अध्ययन किया जाता है। अनुकरण जो है वो सीखने पर ही किया जाता है। अनुकरण के माध्यम से ही जो है कोई भाषा, अनुकरण मतलब क्या? जो नकल करना। क्लियर? तो जैपनीज, शर्ली और कंटी ने आदि वैज्ञानिकों ने कहा कि ये जो मनोवैज्ञानिकों ने अनुकरण के द्वारा भाषा सीखने पर अध्ययन किया है, ठीक है। इसका मत है कि बालक अपने परिवारजनों एवं साथियों को भाषा का अनुकरण करके सीखते हैं, ठीक है। जैसी भाषा जिस समाज या परिवार में बोली जाती है, बच्चे भी उसी भाषा और उसी, ठीक है, अगर जिस के परिवार में ज़्यादा गाली बोली जाए तो फिर आप समझ लो कि उसके बच्चे भी जो हैं वो ज़्यादा जो हैं वो यूज करने लगते हैं ऐसे ऐसे वर्ड, अब बोलने का तरीका भी उसका वो चीज़ हो जाता है, ठीक है। तो यदि बालक के समाज के परिवार में प्रयुक्त भाषा में कोई दोष हो तो बालक के भाषा में भी दोष हो जाते हैं, मतलब अनुकरण इस तरह की भाषा, यही बात वो अनुकरण का सिद्धांत कहता है। और ये जैपनीज, सर्ली, कर्टी और वैलेंटाइन ये सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका शोध जहाँ तक है कि बच्चे इसके आधार पर ही जो डेवलप हो जाती है, उसके अंदर जो लैंग्वेज डेवलप हो जाती है वो इसी के आधार पे, ठीक है, अनुकरण के आधार पर ही अगल बगल या फिर अपने घरों के अंदर जिस तरह की माहौल होती है, जिस तरह की बातें होती है, जिस तरह की लैंग्वेज होती है उनकी, माता पिता भाई बहन किसी का, तो वो सीख जाते हैं बच्चे उसी तरह। चोमस्की की भाषा अर्जित करने का सिद्धांत क्या कहता है? चोमस्की का कहना है कि बच्चे शब्दों की निश्चित संख्या से, चोमस्की का कहना है कि बच्चे शब्दों की निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण करते हुए वाक्यों का निर्माण करना, ठीक है, सीख जाते हैं। कहने का मतलब चोमस्की कहता है कि बच्चे शब्दों की निश्चित संख्या से, लिमिटेड नंबर से जो है वो कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण करते हुए बच्चों का
करते हुए वाक्यों का निर्माण करता है। ठीक है, और इन शब्दों से नए नए वाक्यों और शब्दों का निर्माण होता है। वाक्यों का निर्माण बच्चे जिन नियमों के अंतर्गत करते हैं उन्हें भी जो हैं वो उन्हें चोम्स्की ने जेनेरेटिव ग्रामर की संज्ञा प्रदान की है। ठीक है, अब चलिए हम बात करेंगे भाषा विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं, क्या क्या कारण हैं, क्या क्या कारण है कि भाषा विकास को प्रभावित करता है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य। जिन बच्चों का स्वास्थ्य जितना अच्छा है उसकी भाषा जो है वो इतनी हेल्दी वेल्दी होंगे। ठीक है, उनमें भाषा का विकास भी उतनी गति और उतनी ही तीव्र गति से होती है। दूसरा बात होता है कि बुद्धि। ठीक है, बुद्धि की बात करें, हार्लॉक के अनुसार जिन बच्चों की बौद्धिक स्तर जो आईक्यू लेवल होता है जितना उच्च होता है वो बच्चा अपेक्षाकृत कम बुद्धिमान वाले बच्चों से अच्छा होता है और जल्दी बोलता है। और कहीं न कहीं तीव्र बुद्धि वाले बच्चों का जो उच्चारण और शब्द का भंडार होता है वो अधिक होता है, क्योंकि उसके अंतर्गत उसके जो आईक्यू लेवल होता है वो ज़्यादा हाई होता है, इस वजह से ऐसे होता है। सामाजिक आर्थिक स्थिति भी होता है, डिपेंड करता है। अगर आप बालकों के भाषा का विकास प्रत्यक्ष रूप से उसकी समाज के अंतर्गत माता पिता सहयोगी मित्र इन सब के देखभाल करने वाले बच्चे भी वही बोलते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, उसकी मतलब हर चीज़ से आप कह सकते हो सोशल भी जिम्मेवार हैं बच्चों की हर चीज़ से सिखाने में। उनकी भाषा का जिस माहौल में होंगे जिस जगह पे होंगे उसी तरह के जो हैं वो भाषा सीखेंगे, उसी तरह के उनके अंतर्गत जो है वो पनप जाता है। ठीक है, परिवार का आकार भी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब छोटे परिवार में जो बालक की भाषा होता है वो विकास बड़े परिवार के से अच्छा होता है। ठीक है, छोटे वाले का जो होता है वो ज़्यादा विकास होता है। लिमिटेड व्यक्ति होते हैं, ज़्यादा गलत फलत बात नहीं सीखते, लिमिटेड बात सब समझते हैं। ठीक है, तो इन सब से बहुजन्म मतलब कुछ ऐसे भी अध्ययन हुए हैं जिनसे ये प्रमाणित होता है कि यदि एक साथ अधिक संतानें अगर उत्पन्न होती है तो भाषा विकास विलंब से होता है। इसका कारण है कि बच्चे एक दूसरे से अनुकरण करते हैं और दोनों ही अपरिपक्व होते हैं। तो उदाहरण के यदि बच्चे गलत उच्चारण करता है तो अपरिपक्व होते हैं। तो उदाहरण के लिए यदि एक बच्चे गलत उच्चारण करता है तो उसी के नकल करके दूसरा भी वैसे को वैसे उच्चारण करते रहते हैं। मतलब अगर दो भाई बहन हैं, दोनों के बीच में जो गैप है एज का अगर कम है तो सिंपल सी बात है कि वो जो है अपरिपक्व होंगे और उसी भाषा का यूज उसे समझाएंगे तो सिंपल सी बात है वो उस तरह का हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह का भाषा समझने लगेंगे। और द्विभाषावाद, यदि द्विभाषा भाषी परिवार है, उदाहरण के लिए यदि पिता हिंदी बोलने वाले हैं और माँ शुद्ध अंग्रेजी बोलने वाला है, तो ऐसे में बच्चों के विकास जो है वो प्रभावित होता है, वो दोनों भाषा सीख जाते हैं फटाफट। संवेगात्मक तनाव क्या होता है, जिन बच्चों के जो संवेगों और भावों को कठोरता से दमन किया जाता है तो ऐसे बच्चों में भाषा का विकास दर से होता है। उसके बाद है व्यक्तित्व, अगर बच्चे फुर्तीले हैं, चुस्त हैं, वहीमुखी हैं स्वभाव तो वाले बच्चों के भाषा विकास जो है वो अधिक होता है और जल्दी बेहतर होता है। क्लियर, उसके पास उसके बाद प्रशिक्षण ट्रेनिंग मेथड से भी यदि अगर कहने का मतलब यदि भाषा विकास को प्रभावित करती है तो भाषा के बारे में यदि सैद्धांतिक थ्योरेटिकल अगर बात किया जाए, शिक्षा दी जाए तो उनका प्रयोग व्यवहारिक रूप से ना किया जाए तो भाषा में अभिव्यक्ति का कौशल जो है वो पर्याप्त विकास नहीं होता है। भाषा विकार, अब हम बात समझते हैं यहाँ पे थोड़ा भाषा विकार से पहले थोड़ा चिंतन के बारे में समझ लेते हैं कि थॉट क्या होता है। यह एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी गतिविधि है जो मानव के मस्तिष्क में हमेशा चलती रहती है। चिंतन की प्रक्रिया तब आरंभ होती है जब व्यक्ति जो है समस्याओं से घिरा होता है या समाधान के लिए विभिन्न साधनों के बारे में सोचता है। चिंतन एक विश्लेषणात्मक पद्धति है, मानव स्वभाव की एक सामान्य प्रक्रिया है। चिंतन कई बार मानसिक संरचनाओं पर निर्भर करती है, संकल्पना एवं तर्क पर। ठीक है, संकल्पना क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। अधिक कॉन्सेप्ट चिंतन का ही एक मुख्य तत्व है। संकल्पनाएं वस्तु, क्रियाएं, विचारों, जीवित प्राणियों की प्रतिनिधित्व करती है। संकल्पना के अंतर्गत किसी के लक्षण जैसे मीठा, खट्टा, किसी के भाव, क्रोध, भय या दो से अधिक वस्तुओं के बीच संबंध,
उससे अच्छा, इससे खराब आदि की बात की जाती है। संकल्पना ऐसी मानसिक संरचनाएं हैं जो हमारे ज्ञान को क्रमबद्ध रूप से जो है वो प्रदान करती है। हम उनका सीधे निरीक्षण नहीं कर सकते, लेकिन हम उनका व्यवहार द्वारा अनुमान लगा सकते हैं। मनुष्य होने के कारण हमारे पास वस्तुएं, जो हमारी घटनाएं एवं प्रत्यक्ष की गई वस्तुएं आवश्यक लक्षणों के अमूर्त रूप से धारण करने का शक्ति होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, जब हम सेब देखते हैं ना, तो फल की श्रेणी में रखते हैं। क्लियर? तो ये चीज़ें आप क्या कहते हैं, संकल्पना, ये कॉन्सेप्ट है ऐसा। ओके, अगर मैथ्स का क्वेश्चन बना रहे हैं, अगर इक्वेशन सेटअप कर रहे हैं, तो आपको पता है, इफ़ यू नो डैट अबाउट कि अ, अगर इट इज़ वेरिएबल टर्म, तो उसको आप उस साइड वेरिएबल टर्म के साथ, ठीक है, ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, ठीक है, तो यू नो डैट कि अगर मान लो कि 2x हैं और +1 है और इक्वल टू 3x और +2 हैं, ठीक है, तो इट इज़ अ कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है, ये संकल्पना है, यू नो डैट अबाउट, ठीक है, कि 2x के तरफ ये 3x के तरफ ये जाएगा, ये प्लस है तो इधर आएगा, और इसके जगह पे आप रियल टर्म्स x का वैल्यू निकालोगे, फाइंड आउट करोगे। ओके, तो ये चीज़ें हैं, इसी को हम कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्लियर? अब चलिए, तर्क क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, ये चीज़ तर्क क्या होता है, अब ये इतना जानते ही हो कि जब चिंतन करते रहते हैं आप मुख्य किसी भी पक्ष का, तो उस प्रक्रिया में अनुमान लगाते हो आप, तो ये तर्क है। ठीक है, तर्कपूर्ण विचार या समस्या का समाधान करते हो, जिससे शॉर्टकट हो जाए, कोई काम सॉल्व कैसे होगा। ओके, तो ये आपका तर्क लगाते हो कि इस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला सेट किया जाए। अगर ये क्वेश्चन कह दिया कि अगर इफ़ यू हैव गिवन दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, अगर ये आपका गिवन है कि रेक्टेंगल का जो एरिया है वो मान लो कि 200 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, एंड लेंथ जो है वो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है, देन फाइंड आउट दैट जो आप यहाँ पे ब्रेथ क्या होगा, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाते हो, यू नो डैट अबाउट कि अगर यहाँ पे तर्क लगाओगे, यहाँ पे आप वो फॉर्मूला सेट करोगे कि क्वेश्चन शॉर्टकट हो जाए, तो ए इक्वल टू आप क्या लिखोगे, एल इंटू बी, ठीक है, और इस तरह से बी का फार्मूला निकालोगे। यही तो आप क्या कह सकते हो, तर्क है ये। ठीक है, एक व्यक्ति पुजारी है क्योंकि वह साधारण वस्त्र पहनता है, प्रार्थना करता है और सादा भोजन बनाता है, ठीक है, सादा भोजन करता है। ये आप क्या समझते हो इससे, कि आप तो पुजारी हो, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि ये व्यक्ति जो हैं वो साधारण वस्त्र पहनता है, प्रार्थना करता है, हमेशा सादा भोजन करता है, मतलब मांसाहारी नहीं करता है, तो इसका मतलब ये पुजारी है। अब तर्क लगा लेते हो, नहीं ये पुजारी ही होगा। क्लियर? अगर ऐसे ही होता ना कि काला बेल्ट पहन के आया, उसके गले में अब टिकट चेकिंग वाला एक लिस्ट लेके आया ट्रेन के अंदर, तो आपको पता चल जाता है ये टीटी है। ठीक है, ये तर्क लगा लेते हो आप अंदर। ठीक है, ये चीज़ें, ये इसी को हम तर्क कहते हैं। अब चलिए हम बात करेंगे एक नए टॉपिक्स, सृजनात्मक चिंतन क्या होता है। सृजनात्मक चिंतन क्या होता है, क्रिएटिव थॉट क्या होता है। चिंतन की एक ऐसी जो नवीनतम तकनीक है, चिंतन की एक नवीनतम एक तकनीक है। यह बालकों में किसी विषय, तथ्य, घटना, वस्तु इत्यादि के बारे में सोचने के नवीन दृष्टिकोण विकसित करता है। इसको हम कहते हैं क्रिएटिव थॉट। क्रिएटिव थॉट क्या 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 होता है कि एक ऐसा नवीनतम तकनीक है जिसके अंतर्गत यह बालकों में किसी विषय, तथ्य, घटना, वस्तु इन सब के बारे में सोचने की नवीन जो दृष्टिकोण आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम सृजनात्मक चिंतन कहते हैं। ये इसके चिंतन की खोज, आविष्कार, मौलिकता का जन्म देती है। ठीक है, आप कह सकते हो कि सृजनात्मक क्रिएटिव थॉट जो है ना, ये किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत खोज, डिस्कवर, अगर आविष्कार, ठीक है, किसी भी इन सब चीज़ों के जो अंदर से आता है, किसी भी वस्तु के ललक उसको खोजना है, ये किसी भी चीज़ पे आप देखते होंगे कि डिस्कवरी होता है, तो ये आप कह सकते हो सृजनात्मक क्रिएटिव थॉट की वजह से होता है। या विचार किसी भी व्यक्ति के मन के अंदर जो है वो मस्तिष्क में अचानक ही सृजित होता है, ये क्रिएट हो जाता है।
शिक्षण की प्रक्रिया में भी अध्यापक विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे वो किसी भी वस्तु के रिलेटेड जो हैं वो मतलब सृजनशील बनाना चाहता है। ठीक है, टीचर क्या चाहते हैं कि सृजनशील बने, बच्चे कुछ ऐसे क्रिएट हो जाए, और उसी समय एकाएक उनके दिमाग में आ जाता है किसी भी, अगर मान लो कि कहीं पर अगर कोई व्यक्ति जो है वो, अगर मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूँ कि किसी ने पूछा, मान लो कि मोशन चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मोशन के बारे में पढ़ा रहे हैं, और नहीं फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा रहे हैं, मान लो कि फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा रहे हैं, और किसी व्यक्ति ने पूछा फ्रिक्शन पढ़ाते पढ़ाते, आपने कहा थ्योरी पढ़ाने के आफ्टर, और उसको जब बता रहे कि पूछो कुछ ऐसा एग्जाम्पल बताओ तुम लोग की कुछ भी, तो अब उसी समय आपने उससे पूछ दिया, टीचर से सोचते तो ब्रेन में आ गया, एक कोई ऐसे बच्चे आ गए, क्रिएट हो गए, सृजन हो गए, उनके ब्रेन में क्रिएट हुआ कि सर जी अगर पिचिंग कोई रोड है, उस पर कोई वस्तु जो है वो कोई वाहन तेज चलता है, वहीं पे अगर मैं आ जाऊँ कि ईंट वाला जो रास्ता होता है, खरंजा उसको कहते हैं, क्या उस वाले कच्ची जो रोड होती है उस पर उतना तेज नहीं भागता है, वहीं पे साइकिल, तो ये रीज़न क्या है, वाई है क्या है? तो फिर टीचर उस दोनों में डिफरेंस बताते हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शन कम होती है, यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये आप इसी को हम क्या कहते हैं, सृजनात्मक चिंतन। ठीक है, क्लियर। अब आइए हम बात करेंगे समस्या समाधान से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो समस्या समाधान क्या होता है, अभी इतना तो आप जानते ही होंगे समस्या समाधान क्या होता है, एक टॉपिक है। अब मैं समस्या समाधान के बारे में तो बता ही देता हूँ, उसके बाद जो है वो आ जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज। ओके, समस्या समाधान क्या होता है, समस्या को सुलझाने, अरे भाई समस्या सुलझाना, समस्या सुलझाना समाधान है। समस्या को सुलझाना हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। हर दिन हम किसी न किसी सरल से लेकर जटिल समस्याओं को समाधान करते हैं। कुछ समस्याओं को हल करने में कम समय लगता है तो किसी का अधिक लगता है। किसी समय का समाधान करने के लिए समुचित समाधान उपलब्ध नहीं होता, तो समाधान का विकल्प देखना पड़ता है। किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान निकालने में हमारा चिंतन निर्देशित एवं केंद्रित हो जाता है, और सही और उपयुक्त निर्णय पर पहुंचने के लिए हम सभी संसाधनों एवं मन वाय, ठीक है, दोनों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। अगर मैं बात करूं कि अगर मान लीजिए कि उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको कि यदि आप एक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो अब भाई आप ये तो जानते हो कि आपको परिश्रम जो है वो पढ़ाई में करना पड़ेगा, शिक्षकों मित्रों जो माता पिता की सहायता लेते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा ये जो आप अच्छे अंक लाना चाहते हो उसे आप प्राप्त कर लेते हो। इस तरह से आप यू गॉट जो है वो आप गुड मार्क्स, आप जो पाते हो अच्छे मार्क्स वो कैसे प्राप्त करते हो, शिक्षकों के द्वारा, आप सेल्फ स्टडी के द्वारा, प्लस माता पिता के सपोर्ट के द्वारा। ठीक है, इन सभी के द्वारा आप टॉप करते हो, अच्छे मार्क्स ला पाते हो। तो ये समस्या का समाधान, ये समस्या क्या था, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। ठीक है, तो योर प्रॉब्लम सिर्फ यही प्रॉब्लम था कि आई वांट टू गुड मार्क्स। ठीक है, अब आप चाहते हो अच्छे मार्क्स चाहते हो, और उसके लिए ये समस्या है, दिस इज़ योर प्रॉब्लम। अब आप इसको चाहते हो कि हाउ टू सॉल्व दिस, आप इसे कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो इसके लिए आप सहायता लेते हो, इसके समाधान सोचते हो कि मुझे एक शिक्षक की ज़रूरत है, मित्रों का सपोर्ट लेते हो, इससे आपकी समस्या का समाधान होती है। ठीक है, इस तरह की चीज़ को हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, ये चीज़ें चलिए। अब ये हमने समझा ये इस टॉपिक का सारा टॉपिक्स के बारे में पहले जाना, और उनके बारे में हर एक पॉइंट्स को पहले क्लियर किया। अब उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है आप देखिए फटाफट आप कर पाओगे। ठीक है, मेरा जहाँ तक मानना है आप आसानी पूर्वक कर लोगे, आपने जो रीड किया पढ़ा। अब देखिए फास्ट में मैं फटाफट आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि भाषा से संबंधित दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। देखिए भाषा वाणी का एक स्वरूप। ठीक है, यू नो डेट। अब इसमें तो आप जानते हो, अब ये अपने कहा था कि भाषा वाणी का एक स्वरूप, भाषा हमारी बौद्धिक क्षमता को अभिव्यक्ति, बिल्कुल सही बात है। भाषा भावों विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम नहीं है, ये तो बिल्कुल है ही ना, तो ये नहीं कैसे हो गया, यही ऑप्शन सही है यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, बिकॉज ये भाषा और विचार जो है व्यक्त करने का एक माध्यम है, मीडियम है, और इसमें नहीं कह दिया, इसीलिए आंसर कौन सा होगा, 3। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि यदि किसी बालक द्वारा अभिव्यक्ति के लिए
प्रयुक्त भाषा वाक्य संरचना की दृष्टि से तो सही है किंतु अर्थ की दृष्टि से गलत है। क्या कह रहा है? यदि किसी बालक द्वारा अभिव्यक्त किए गए प्रयुक्त भाषा वाक्य संरचना की दृष्टि से तो सही है किंतु अर्थ की दृष्टि से गलत है, तो इससे सुधारने के लिए आप क्या करोगे? तो अब पहला आपके पास जो ऑप्शन है वो कहता है कि उसे उन वाक्यों से संबंधित व्याकरण के बारे में बताएंगे। अगर आपको कह रहा है कि कोई बालक जो है अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त भाषा वाक्य संरचना को दृष्टि से तो सही है, ठीक है, भाषा वाक्य संरचना की दृष्टि से तो नहीं, किंतु अर्थ की दृष्टि से वो गलत है, तो इसे सुधारने के लिए आप क्या करोगे? पहला है कि उसे उन वाक्यों से संबंधित व्याकरण के बारे में बता। भाई वे ई का बात हुआ, ये तो बिल्कुल गलत है। उसे स्वयं उन वाक्यों को सही से बोलकर बताएंगे। ये प्रोसेस हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है ना। उसे आप फिर से आप उसे बोलोगे, बोल के बताओगे और फिर उसको इस तरह से आपको उसको भाषा वाक्य संरचना की दृष्टि से ये बात सही होगी कि उसको फिर से बोल बोल के समझाओ उसको। उसके बाद है वह नित्य जो है वो गाने की कसरत करता है। वाक्य जो है वो कह रहा है कि वह नित्य गाने का कसरत करता है। वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विन्यास की दृष्टि से गलत है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि वो चीज़ें ये हैं। अब देखिए दूसरा है कि अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। अर्थ विन्यास विज्ञान की एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है, अर्थ विन्यास दोनों के रूपों में जो है ये गलत है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन क्वेश्चन क्या था कि वह नित्य गाने की कसरत करता है। भाई साहब अब एक चीज़ बताइए, इसमें वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है कि नहीं? वाक्य विन्यास तो बिल्कुल सही है, ठीक है, वह नित्य गाने की कसरत करता है तो बिल्कुल सही है, लेकिन अर्थ इनका जो है वो बिल्कुल गलत है। वह नित्य गाने की कसरत करता नहीं है बल्कि अभ्यास करता है। दैट्स यहाँ पे ये होगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब देखिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था राम का भाई। अब ये देखिए कि ये कैसा है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ दृष्टि से गलत है। ये तो बिल्कुल भाई सही नहीं है, पहला गलती है क्योंकि वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, बिल्कुल सही है, नहीं सही नहीं है ना, वाक्य विन्यास तो गलती है। अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है। देखिए दौड़ते हुए कहना क्या चाह रहा है वो चीज़ हम समझ गए, दौड़ते हुए जा रहा है राम का भाई, ये समझ रहे हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलती है लेकिन इसका बनावट गलती है। आप क्या कहोगे? राम का भाई जो है वो दौड़ते हुए स्कूल जा रहा है, ये दिस इज करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। जो वाक्य विन्यास है वो ये होगा कि राम का भाई दौड़ते हुए स्कूल जा रहा है, लेकिन अर्थ आपको दोनों में वही चीज़ें आता है, ठीक है, इसलिए वो चीज़ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन है कि वाक्य की सार्थक लघुत्तम इकाई जो है जिसमें अब उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही बताया रूपिम, ठीक है, उससे ऊपर वाला का क्या होता था, रूपम, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रहना चाहिए, छोटा छोटा पॉइंट है, आपको याद करके रखना पड़ेगा। पहला वाला था आपका स्वनिम, दूसरा वाला क्या था रूपिम, और उसके बाद तीसरा क्या था, वाक्य पे आ गए थे वाक्य विन्यास, चौथा था अर्थ विन्यास, ठीक है। तो इस तरह से रूपिम यहाँ पे होगा। वाक्य का सार्थक पूछा लघुत्तम इकाई, ठीक है, इसलिए मैंने ये चीज़ें कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिपक्वता का सिद्धांत संबंधित है। अब परिपक्वता भाषा विकास से, सृजनात्मक से, मूल्यांकन से, समावेशी शिक्षा से। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा कि परिपक्वता कब आती है, परिपक्वता का सिद्धांत क्या कहता है, भाषा विकास से। भाषा जब आएगी आपकी उसी से पता चलता है ये परिपक्व है कि नहीं, परिपक्वता सिद्धांत यही कहता है। अब क्वेश्चन है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा जो कारक हैं भाषा विकास को प्रभावित करता है। स्वास्थ्य बिल्कुल करता है, परिवार का आकार बिल्कुल करता है, लिंगीय विभिन्नता, भाई ये चीज़ का हुआ, लिंगीय जो भाषा है उसमें क्या कह रहा है कि आपको ये बताना है कि इसमें कि
भाषा का विकास को प्रभावित, सॉरी, तो लिंगीय विभिन्नता अगर हो रही है तो इससे भी जो है वही बात हो, इफेक्टिव होगा, परिपक्वता तो होगी, ये भी होगी, ये भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप कह सकते हो इसमें चौथा करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें सभी होगा। ओके, तो ये आप मार दो, चौथा वाला करेक्ट है। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से आप ये बताओ कि कौन सी एक भाषा जो है दोष और विकास से संबंधित नहीं है, दोष या विकार से संबंधित नहीं है। ध्वनि परिवर्तन, ध्वनि परिवर्तन, तुतलाना, भाई ध्वनि विकार या दोष नहीं है, दोनों सब तो है ही। अस्पष्ट उच्चारण ये नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के ढेर सारे जो विकार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो आसानी पूर्वक आप कर पाओगे। ठीक है, और किसी भी तरह के एग्जामिनेशन में सीटेट जो है सीटेट के इस तरह के आपके इस चैप्टर से भी एक ना एक कुछ पूछने का उम्मीद है। ओके, चलिए, तो आज के लिए मैं यहीं पर द एंड करता हूँ। अगेन मैं फिर पुनः जो है वो आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर सीटेट के किसी न किसी जो वीडियो हैं उसमें मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।